हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्यभट्ट में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखते हैं संविधान की अनुसूचियां कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई है या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो चलिए देखते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए देखते हैं कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद वर्तमान में टोटल हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई, 8 हमारे मूल संविधान की थी। तो चलो देखते हैं कि सभी अनुसूचियों में क्या क्या दिया गया है। तो बात करते हैं अनुसूची 1 की। तो अनुसूची 1 में क्या है, राज्यों के नाम, जो कि हमारे पहले 29 राज्य थे, मगर 31 अक्टूबर से 28 राज्य बचेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब यूटी घोषित कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, और उसमें लद्दाख को अलग कर दिया गया। इस वजह से टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। अब बात करते हैं अनुसूची 2 की। तो अनुसूची 2 में किसके बारे में बात किया गया है, तो इसमें सैलरी के बारे में बात किया गया है, वेतन भत्ते। तो बात देखो, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि कौन किसकी सैलरी जो है अनुसूची 2 में नहीं आती। तो हम याद करेंगे पहले किसकी किसकी इस अनुसूची के अंतर्गत सैलरी या भत्ते आदि आते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो भी सैलरी है, भत्ते हैं, वो अनुसूची 2 में आएगी। दूसरा नंबर, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, इन सब की आएगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि एससी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी अनुसूची 2 में आती है। और कैग की सैलरी जो है उसकी भी सैलरी जो है अनुसूची 2 में आएगी। तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री की सैलरी अनुसूची 2 में आती है, तो हम देखेंगे तो नहीं आती। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछाएंगे, निम्नलिखित में से कौन से किसकी सैलरी का वर्णन अनुसूची 2 में नहीं किया गया है। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति राज्यपाल की है, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा सभापति और उपसभापति की है, एससी और एसटी के, हाई कोर्ट के जज की सैलरी है, और कैग की सैलरी है। चलिए अनुसूची नंबर हम 3 देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। तो किसके किसके शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में बात की गई है। पहला है मंत्रिपरिषद, जिसमें क्या होता है, पीएम होता है, और इनकी शपथ किसके अनुसार होती है, 75 मतलब अनुच्छेद 75(4) के तहत। अब देखो, जो पीएम होते हैं उनको पद और गोपनीयता की मतलब शपथ दिलाई जाती है, पद और गोपनीयता की। दूसरी चीज़, लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों द्वारा शपथ वो आर्टिकल 99 के द्वारा ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ आर्टिकल 124 में दिया गया है। कैग के शपथ के बारे में बताया गया है, वो भी 148 में बताया गया है। राज्यों के मंत्रिपरिषद, इनकी पद और गोपनीयता की शपथ होती है, वो 164 में बताया गया है। राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों की और हाई कोर्ट के जज की आर्टिकल 219 में बताया गया है। जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया, तो हाँ बताया गया, क्योंकि मंत्रिपरिषद मतलब क्या होता है, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत पीएम भी हमारा आता है। चलिए अब देखते हैं अनुसूची नंबर 4। इसमें क्या कहा गया है कि राज्यों के परिषद मतलब राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं, यूपी में हैं, कितनी, 31, तमिलनाडु में 18, महाराष्ट्र में 19, और बिहार और बंगाल में 16 सीटें। और टोटल कितनी हैं, अधिकतम सीटें 250 हैं और 245 पे चुनाव होते हैं, ये 5 पीओके के अधीन है। चलिए अगला देखते हैं अनुसूची 5 के बारे में। तो अनुसूची 5 क्या कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान। यहाँ
केंद्र की कार्यपालिका शक्ति लागू होगी। मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ के बारे में कुछ उनके जनजातियों के प्रावधान बताए गए हैं, तो उसके बारे में हमारे अनुसूची 5 बताया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची 6, इसमें कौन कौन से राज्यों के जनजातीय प्रशासन के बारे में बताया गया। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अमे त्रिमी। कैसे याद कर सकते हैं? अमे त्रिमी या फिर अमे मित्र। तो आ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, अमे मित्र। तो कई बार ये पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन अनुसूची 6 में नहीं है, तो इनके अलावा दे देंगे। अगला देते हैं अनुसूची 7। तो 7 से याद रखेंगे शक्तियाँ, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 में, जो कि आर्टिकल 246 बताया गया है। कितने भागों में बांटा गया इसको? 3 भागों में। संघ सूची जिसपे केंद्र कोई कानून बनाएगी, राज्य सूची जिसपे राज्य कोई कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची जिसपे दोनों लोग मिल करके कानून बना सकते हैं। अगर कोई मतभेद होता तो इसमें केंद्र का हक ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं। संघ सूची में 97 विषय थे पहले, अब टोटल 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, अब वर्तमान में 62 हो गए घर के। समवर्ती सूची में 47 थे, वर्तमान में 52 हो गए। इसके अलावा क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ पे भी केंद्र का अधिकार होता है, मगर जैसे कनाडा में क्या है, इस पे अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र का अधिकार है। यूएसए में राज्य का अधिकार है, मगर भारत में आज़ादी के पहले वायसराय का अधिकार था, मगर अब किसका है? केंद्र का। मतलब कैबिनेट के अंतर्गत कोई भी कानून होगा, सॉरी अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत कोई कानून होगा जिस पे केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब देखो केंद्र की जो है संघ सूची कुछ विषय हो गया, जैसे सुरक्षा हो गया, नेवी आर्मी का इस्तेमाल, आर्म फोर्सेस का नागरिक हिंसा के इस्तेमाल पर रोक, छावनी, हथियार, गोला बारूद, विदेश संबंधी, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए कि कौन सा संघ सूची के अंतर्गत आता है, कौन राज्य, कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। 8वीं अनुसूची बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं सरल भी है। तो चलिए देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है। इसमें भाषा के बारे में बताया गया, राजभाषा के बारे में कि कितनी भाषाएं हमारे संविधान में दी गई। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। और बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उतने समय केवल और केवल 14 ही भाषाएं थी। तो अब देखो 14 भाषाएं थी, तो उनमें कुछ संशोधन करके कुछ भाषाओं को इसमें जगह देना पड़ा। और बात करते हैं कि जो राजभाषा हैं इसमें दर्जा कौन देता है। तो गृह मंत्रालय द्वारा किसी भी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जा सकता है। गृह मंत्रालय जैसे किसके पास है? अभी अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो उनके द्वारा। तो याद रखेंगे कि पहला संशोधन जो हुआ था भाषा के लिए 21वां संशोधन 1967 हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद 71वां संशोधन हुआ। देखो पहले 14 थी, एक जुड़ा 15 हो गई, टोटल भाषा 15 हो गई। 71वें संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, हम नमक से याद कर रखें, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, कोंकणी, का से कोंकणी, तो ये 3 भाषा जोड़ी गई। अब 15 3 18 भाषा हो जाएगी। अब 92वां संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 ये भाषाएं जोड़ी गई। टोटल हमारी 22 भाषाएं हो गई। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी। तो अभी इसमें लगभग 44 भाषा की और डिमांड है 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। इसके लिए 2 कमेटी गठित की गई थी, बनाई गई थी। एक पाहवा कमेटी जो कि 1996 में, एक सीताकांत माहोपात्रा कमेटी 2003 में। इसमें सबसे पहले भोजपुरी को शामिल करने की ज़्यादा होड़ है। चलिए अब देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ये फर्स्ट संविधान संशोधन 1952 द्वारा लाया गया। अब बात करते हैं ये किस लिए जोड़ा गया। अब देखो जो भूमि से संबंधित अधिकार थे वो हमारे मौलिक अधिकार थे, तो उस पर सरकार कुछ कर नहीं सकता था। या फिर जो वाक स्वतंत्रता से संबंधित थे, जैसे कि वाक स्वतंत्रता देखते हैं उनसे संबंधित है। जैसे रोमेश थोपर थे एक लोग, जो साप्ताहिक अखबार निकालते जिसमें उन्होंने गांधी परिवार या नेहरू जी की बहुत सारी बुराइयां प्रकाशित की। तो मद्रास सरकार जो उनकी अखबार था उसका नाम था क्रॉस रोड्स।
साप्ताहिक अखबार था उस पर बैन लगा दिया। तो रोमेश थॉपर जी जो थे वो कोर्ट चले गए। किसकी आज़ादी की? वाक एंड स्वतंत्रता की आज़ादी पर, मतलब जिस पे प्रेस की स्वतंत्रता है कि प्रेस वाले कुछ भी छाप सकते हैं, बशर्ते सही होना चाहिए, किसी की बुराई कर सकते हैं। तो रोमेश थॉपर जी कहाँ चले गए? मद्रास स्टेट के 26 मई 1950 को जीत गए थे 19A के तहत। इन्हें वाक एंड स्वतंत्रता के तहत जीत हासिल हुई थी। अब दूसरा केस आया कि कामेश्वर सिंह बिहार स्टेट। इसके अंतर्गत क्या था कि जो सरकार थी उन्होंने क्या किया, किसी का ज़मीन अधिग्रहण कर लिया। तो इसमें कहा गया इससे बचने के लिए सरकार ने 9वीं अनुसूची जोड़ी। तो सरकार ने किसी का ज़मीन अधिग्रहण कर लिया, तो कामेश्वर नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने उस पर रिट दायर की। तो अब सरकार ने क्या कहा, सरकार ने ग्रहण कर लिया, तो इसके द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि मूल अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, मगर इसके लिए कोई नया कानून बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, 9वीं अनुसूची डिज़ाइन की, जिसमें ये कानून रखा। कौन सा? इसे भूमि अधिग्रहण के नाम से। ठीक है, तो बिहार का कानून था, यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सरकार के द्वारा बनाया गया पूरा का पूरा या कुछ हिस्सा मतलब रद्द कर दिया जाएगा। अगर मौलिक अधिकार के कोई नियम बनाया तो मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है तो उसके द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है। और यह बात कब से? 24 अप्रैल 1973 तक रही। अब उसके बाद क्या आया कि केशवानंद, एक केस आया केशवानंद बनाम केरल राज्य। ये भी संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। इसने माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। केशवानंद जो नंद थे उनके मर की ज़मीन थी भूमि सुधार द्वारा ले ली गई, तो केशवानंद जी कहाँ पहुँच जाते हैं? कोर्ट पहुँच जाते हैं। इसमें 13 जजों की पीठ का फैसला होता है कि 9वीं अनुसूची के कानून जो है 24 अप्रैल 1973 के बाद न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। मतलब इसके पहले के कानून जो थे वो हो गए थे, मगर उसके बाद जो कानून होंगे वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। यदि 9वीं अनुसूची का कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो 2 शर्तें बताई गई थी। पहला शर्त क्या था कि आपके मूल अधिकारों को उल्लंघन हुआ हो। दूसरी चीज़, मूल ढांचे के उल्लंघन इस प्रकार हुआ हो कि वह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता हो, तब आप 9वीं अनुसूची के किसी भी कानून को चैलेंज कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तब जा सकते हो जब आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। दूसरी चीज़ क्या है, संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता हो, तभी आप 9वीं अनुसूची के किसी भी नियम के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हो। अगला है, एक केस और हुआ है IR कोयलो स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का। इसने अपना रिपोर्ट 11 जनवरी 2007 को दिया। इसमें क्या कहा था, कोई कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद में 9वीं अनुसूची में डाला गया है तो उसे न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन 2 शर्तें होनी चाहिए। कौन सी शर्तें? कि पहला क्या है, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की अनुमति देता है। कौन? किसके तहत होता है? आर्टिकल 13 के तहत। ठीक, अब इसमें दोनों शर्तें वही होनी चाहिए कि न्यायिक समीक्षा में कम से कम 3, दोनों जो केस होंगे, दोनों शर्तें होंगी वो पहले वाली कि क्या वो मूल ढांचे को प्रभावित करती हों या आपके जो मूल अधिकार हों उनका उल्लंघन कर रही हों। ठीक, तो ये चीज़ें होंगी। अब इसमें 3 जजों की बेंच कम से कम होती है। चलिए अगला देखते हैं, 10वीं अनुसूची। ये बहुत इंपॉर्टेंट दरबदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दरबदल से, इसमें क्या है, ये 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। अब दरबदल क्या होता है कि आयोग घोषित करना, मतलब कि सदस्यों को आयोग घोषित करने के आधार पर संबंधित है दरबदल। जैसे कि एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी पे चले आना। अब इससे क्या होता है, मूल संविधान के अयोग्यता का प्रावधान। इसमें क्या है कि अयोग्यता का प्रावधान है, जैसे कि केंद्र सरकार, लोकसभा और राज्यसभा अनुच्छेद 102 में, और राज्य सरकार के राज्यों की विधायिकाओं अनुच्छेद 100। ठीक, तो अब देखते हैं राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह पर, मतलब देखो जो भी राज्य सरकार में है उस पर राज्यपाल जो है चुनाव आयोग के सलाह पर किसी चीज़ में रोक लगा सकती है। अब देखो हमें किस तरीके से आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। आप पहली चीज़,
लाभ का पद होगा, अगर आप कोई लाभ के पद पे चुनाव लड़ रहे हो तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, ठीक, कोई मेंबर हो। दूसरा, दिवालिया हो, बैंकरप्ट, तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तीसरा क्या है, भारत की नागरिकता त्याग दोगे तब आपकी सदस्यता स्वतः रद्द हो जाएगी। पांचवा क्या है, गलत तरीके से चुनाव जीतने पर, जैसे कि रायबरेली में इंदिरा गांधी राजनारायण के खिलाफ जीतती हैं तो उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट रोक लगा देती है और उसको अवैध घोषित कर देती है। और चौथा, पांचवा केस क्या हो जाएगा, 2 वर्ष से अधिक की सजा होने पर, जैसे कि लिली थॉमस बनाम भारत सरकार द्वारा, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार द्वारा ये केस आया था, जिसके हिसाब से लालू यादव की सदस्यता रद्द हुई है। चलिए देखते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। देखो 1967 के दशक में, 1967 में हरियाणा के विधायक थे गयाराम, जिन्होंने एक दिन में 3 पार्टी बदली। किसके लिए, पैसे और लालच के पद के। जैसे किसी ने कहा कि हम आपको मंत्री बना देंगे तो वो उस तरफ मिल जाते थे, फिर किसी ने कहा ये, तो एक दिन में इन्होंने 3 पार्टियां बदल डाली। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्या संविधान का मतलब हमारे देश के कानून का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और उसी समय लगभग 140 MP और 2000 MLA ने पार्टियों की अदला बदली शुरू कर दी, क्योंकि 1967 से लेकर 1971 के बीच गठबंधन सरकार का दौर चल रहा था। तो तभी जब सरकार एक मेजोरिटी में आई तो उन्होंने सोचा कि इस पर कोई खास कानून बनाया जाए जिससे कि ज़्यादा कोई काम, मतलब विधायक या फिर MLA इस पार्टी से उस पार्टी जाने में थोड़ा सा डर हो उनके अंदर। तो 8वीं लोकसभा होती है 31 दिसंबर 1984 से लेकर 27 नवंबर 1989 तक चलती है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आती है, 426 सीटें होती हैं। तब वो 52वां संशोधन करती है 1985। 52वां संशोधन 1985 बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ये क्या करती है, दल बदल रोक अधिनियम लाती है, जिससे कि इस पार्टी से उस पार्टी जाने में उसकी सदस्यता रद्द हो जाए, ठीक। अब देखो 10वीं अनुसूची द्वारा 4 अनुच्छेद में संशोधन किया। 10वीं अनुसूची लाने के लिए 4 अनुच्छेदों में क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। 101, 102, 190 और 191। याद रखेंगे कि 10वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए हमें 4 अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ा। अब देखो किस तरीके से आप किसी को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, किस तरीके से किसी पार्टी के नेता को अयोग्य घोषित किया जाएगा। पहला क्या है, मर्जी से पार्टी सदस्यता छोड़कर दूसरी पार्टी जाने पर, अगर कोई विधायक है वो अपनी एक पार्टी छोड़ता है दूसरी पार्टी में जाता तो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दूसरी क्या है, यदि कोई स्वतंत्र चुनाव लड़ा हो और सदस्य बनने के बाद होता है तो वह अयोग्य माना जाएगा। देखो कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है व्यक्ति और जीतता है, फिर सदस्य बनने के बाद वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, मतलब जीतने के बाद जब सदस्यता उसकी ग्रहण हो जाती है उसके बाद वो दूसरी अगर पार्टी में जाएगा तो उसकी सदस्यता क्या होगी, रद्द हो जाएगी, मतलब वो क्या हो जाएगा, दरबदल के जरिए उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तीसरी क्या है, पार्टी का अवमानना, मतलब पार्टी की बात न मानने पर। जैसे अब अविश्वास प्रस्ताव में हर पार्टी एक व्हिप जारी करती है। व्हिप मतलब क्या होता है कि एक निर्देश, अगर व्हिप का काम पार्टी के निर्देशों को मतलब सबके तक पहुंचाना। जैसे कि क्या होता है कि अभी कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए तो अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जैसे कि बीजेपी, जैसे अभी कर्नाटक में क्या था कि कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ने कहा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, बीजेपी ने कहा नहीं है, तो बीजेपी क्या करती है, अविश्वास प्रस्ताव लाती है कांग्रेस के खिलाफ। तो कांग्रेस को अपने सभी MLA को गिनाना होता है कि हाँ हमारे पक्ष में इतने MLA हैं, तो वो चीज़ वो नहीं गिरा पाती, तो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं कर पाती, तो क्या होगी, उसकी सरकार गिर जाएगी। तो इसी तरह होता है। तो इसी तरह से अगर पार्टी का मान लिया कोई कांग्रेस पार्टी का है और वो कांग्रेस के खिलाफ वोट कर रहा है, मतलब उसकी जो आदेश है उसका पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ वो मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष में जाके कंप्लेन कर सकता है। अगर उसको लगता है लोकसभा अध्यक्ष को तो वो इसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। अगर यदि पार्टी 15 दिन के अंदर माफ कर देती है किसी व्यक्ति को तो आयोग घोषित नहीं किया जाएगा। मान लिया कि अगर लोकसभा से शिकायत कर दी गई और वो कोई जो MLA है उसने पार्टी से माफ़ी मांग लिया, पार्टी उसे माफ़ कर दी, तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। अगला देखते हैं, यदि कोई निर्दलीय व्यक्ति नामित होता है और वह सदस्य बनने के भीतर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है
तो अयोग्य नहीं माना जाएगा। 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो रद्द हो जाएगा। अगर कोई पार्टी कोई निर्दलीय व्यक्ति जीतता है और 6 महीने पहले अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता अपने आप रद्द हो जाएगी। यदि नहीं ज्वाइन करता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर नहीं ज्वाइन करता तो वो उसका बना रहेगा। अब कब अयोग्य नहीं माना जाएगा? यदि पार्टी के 1/3 सदस्य किसी पार्टी में विलय करना चाहते हैं तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। मान लिया भाई 1/3 सदस्य, मान लिया 30 सदस्य हैं किसी पार्टी में, तो उसके 1/3 कितने हो जाएंगे? 10 सदस्य। अगर 10 सदस्य एक साथ उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में जाते तो वो उनकी अयोग्यता मतलब दरबदल कानून उन पर लागू नहीं होगा। अब इसे बढ़ा दिया गया है बाद में 91 संशोधन 2003 के तहत इसे बढ़ाकर 1/3 को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। अब मान लिया कितने 40 सदस्य हैं तो 40 में से 2/3 तो ये हो जाएगा 80, लगभग 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और फिर 3 छंग 18, लगभग 26-26 सदस्य एक साथ जा सकते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। अगला है लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बन जाते हैं तो आप निष्पक्ष के लिए पार्टी सत्ता त्याग देते हो तो 2वीं अनुसूची आप पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर लोकसभा स्पीकर आप बने या राज्यसभा के स्पीकर बने, चेयरमैन बने, वाइस चेयरमैन बने तो आप निष्पक्ष न्याय करने के लिए आप अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देते हो तो आप पे मतलब अनुसूची 10 लागू नहीं होगी। दरबदल कानून के तहत आपकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। चलिए, आयोग के लिए फैसले कौन कौन लेता है? जैसे कि मान लिया कि लोकसभा में अयोग्यता घोषित करनी तो कौन फैसला लेगा? तो 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया कि अयोग्यता के लिए फैसले, जैसे लोकसभा की कोई बात है तो वहाँ पे फैसला कौन लेगा? किसी को अयोग्य घोषित करना तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष जो कि अभी ओम बिरला जी हैं वर्तमान में। बात करते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी। जिसे मान लिया राज्यसभा कोई सदस्य है वो कोई पार्टी दूसरी पार्टी में जाता है, उसके खिलाफ केस किया जाता तो उसका निर्णय कौन लेगा? उपराष्ट्रपति, मतलब वेंकैया नायडू जी चाहें तो उसे दरबदल कानून के तहत उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगर तो विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद में विधान परिषद का चेयरमैन। चलिए, अब देखते हैं केस है कोहोतो होलोलोन बनाम जसिलू 1992 में। यदि मैं किसी पार्टी में जाना चाहता हूँ तो ये मेरी स्वतंत्रता का अधिकार है। भाई किसी ने केस इस जो किहोतो थे उन्होंने एक केस डाला कि भैया अगर हम कोई पार्टी स्वेच्छा से बदलते हैं तो वो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु एससी ने इसको गलत ठहराया और 9वीं अनुसूची को सही माना, इसके खिलाफ रिट दायर की। मगर एससी ने क्या कहा कि भैया नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, ये आपकी स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है, क्योंकि फैसला सदन के मुख्य के पास होता है और न्यायिक समीक्षा के बाद से बाहर नहीं है। मतलब आयोग घोषित होने के बाद वह अयोग्य सदस्य सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर मतलब आपको कोई अयोग्य करता है, आयोग घोषित करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मगर अगर अध्यक्ष अभी तक कोई फैसला नहीं दिया कि आपको अयोग्य घोषित किया कि नहीं, वो मामला पेंडिंग है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक अध्यक्ष ने आपके विषय में कोई फैसला सुनाया नहीं है। चलिए अगला देख, तो यही तक था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 1 से लेकर 10 अनुसूची तक, 1 से लेकर 10 अनुसूची तक बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि